So hello everybody, welcome to this one shot lecture of anatomy of flowering plant। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, लेकिन इसको हम कई बार खुद ही से टफ बना देते हैं। तो आज उसी को डिकोड करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना भी टाइम इस लेक्चर में हम दें उसमें ये चैप्टर इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि चाहे कोई भी क्वेश्चन फ्रेम हो हम उसको इससे इजीली कर पाए। देखिए, सबसे पहले बेसिक टर्म्स को कुछ समझ लेते हैं, बट फोकस आज वहाँ रहेगा जहाँ से एक्चुअली क्वेश्चन आता है। फालतू की चीज़ों में डिस्कशन कम रहेगा। एनसीईआरटी बेस्ड लर्निंग ही आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि एनाटॉमी क्या होती है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हम इससे पहले पढ़ के आए। जहाँ हम फिजिकल अपीयरेंस पढ़ते हैं तो उसको हम मॉर्फोलॉजी कह देते हैं। एंड एनाटॉमी जस्ट मीन्स कि आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में जान रहे हो। सो इंटरनल स्ट्रक्चर, इसको जब आप पढ़ते हो तो आप उसको एनाटॉमी कहते हो। फ्लावरिंग प्लांट यानी आप जानते हो हम बात कर रहे होते हैं किसकी, एंजियोस्पर्म्स की। अब ये चैप्टर मैं डायरेक्टली आपकी 12th क्लास से लिंक कर सकता हूँ, क्योंकि 12th में एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आना है। ये चैप्टर उसका बेस बनाता है। एक्चुअली मॉर्फोलॉजी वाला ज़्यादा बेस बनाता है, एनाटॉमी वाला भी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो आप ध्यान से देखिएगा। तो फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म और इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करने वाले हैं कि एंजियोस्पर्म का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। इनकी रूट कैसी होती है, इनकी स्टेम कैसी होती है और इनकी लीफ कैसी होती है, तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हमें कुछ चीज़ें बेसिक बेसिक सी देखनी है। देखो, कोई भी जो पौधा बनता है, कोई भी जो प्लांट बनता है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है। प्लांट जो है कोई सा भी, वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम सीड। ओरिजिनेट कहाँ से होता है, सीड से होता है। तो जब आप एक बीज को बोते हैं, तो ये मेरा एक बीज है। अब इस बीज के हम दो डिवीजन कर लेते हैं। इस बीज के जो ऊपर वाला पार्ट है, ये शूट बनाने वाला है, हम जानते हैं। तो यहां पर हम कहते हैं कि हमें SAM शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल मिलते हैं। एपिकल मतलब होता है टॉप और मेरिस्टम मतलब होता है ऐसे सेल जो निरंतर डिवाइड करते रहे। तो ऊपर हम कहते हैं सैम सेल्स, यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल मिलते हैं। शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल क्यों कहा, क्योंकि ये शूट को बनाएगा, ऊपर वाला पार्ट है ना। एपिकल मतलब टॉप में मिलेंगे ये सेल्स, और मेरिस्टम, मेरिस्टम मतलब ऐसे टी सेल्स जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं। तो ऊपर पे मिलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल, और नीचे की तरफ आपको मिलेंगे, क्योंकि नीचे क्या बनना है, रूट बनना है, तो नीचे को मिलेंगे आपको रैम सेल्स या फिर रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल, क्योंकि रूट बननी है। एपिकल मतलब ये रूट की टिप में पाए जाएंगे ये सेल्स, और मेरिस्टम मतलब ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होते जाएंगे और अपने नंबर को बढ़ाते जाएंगे। तो ये तो हो गई सर बातें, बट एक्चुअली यहाँ पर बात क्या है जरा उसको समझना। अब इसमें ये दो सेल्स मिलते हैं, तो धीरे धीरे रूट अपने को मॉडिफाई करती है। कैसे मॉडिफाई करती है, मान लो ये आपका सॉइल का सरफेस है, तो शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल अपने को थोड़ा थोड़ा इलोंगेट करना शुरू कर देंगे, यानी कि अपनी लेंथ को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू कर देंगे। क्या आप ये बात मानते हो? बिल्कुल मानते हैं सर, क्योंकि ऊपर शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल अपनी लेंथ को इलोंगेट करेंगे, और इनिशियली जब ये अपने को इलोंगेट करेंगे तो सीड भी प्रेजेंट रहेगी। ये सीड है हमारी, है ना, ये सीड है हमारी, और सीड से ही ये जो पार्ट है ये इलोंगेट करके ऊपर को जा रहा है। ये देखो, सीड से ही एक पार्ट ऊपर को इलोंगेट कर गया, और सिमिलरली एक पार्ट जो है सीड का वो नीचे को इलोंगेट करेगा, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो रूट बनाएगा, और नीचे को जो पार्ट आ रहा है सीड का ये रूट बनाएगा, और ऊपर को जो पार्ट गया है वो शूट बनाएगा। तो ये नीचे वाला पार्ट है, नीचे को ये रूट बनाने का काम करेगा सीड का पार्ट, और ऊपर वाला पार्ट जो है सीड का वो शूट बनाने का काम करेगा। ये मैंने बेसिकली क्या ली है, हमारी सीड। अब सीड के जो ये दो हिस्से हो गए हैं, ऊपर वाला हिस्सा हम क्लियरली देख सकते हैं कि आपका शूट बनाने का काम करेगा। तो इसको बोलते हैं प्लिम्यूल। प्लिम्यूल, PLUMUL, प्ल्यूम्यूल। और नीचे जो है R फॉर रूट बनाएगा, R फॉर रेडिकल। तो रेडिकल, R फॉर रेडिकल क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। तो इसीलिए इसको फ्यूचर रूट कह देते हैं, रेडिकल को फ्यूचर रूट कह देते हैं। और प्लिम्यूल आगे चल के जो है वो आपका शूट बनाएगा, इसीलिए प्लिम्यूल को फ्यूचर
शूट कह देते हैं। ये दो टर्मिनोलॉजी आपको काफी क्लियर होनी चाहिए। अब जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये इतना तो रहेगा नहीं, ये सीड अब अपने को बढ़ाएगी, नंबर में बिल्कुल बढ़ाएगी सर। अब नंबर अगर ये अपना इंक्रीज करेगी तो कैसे करेगी जरा समझते हैं। कि यहाँ मैंने सीड लगाई थी, ऊपर पे ये ग्रो करी और स्टेम बनाई, और नीचे को इसने रूट बनाई, ये रूट हो गई हमारी। ये रूट है और ये स्टेम ओरिजिनेट होनी शुरू हुई, क्लोरोफिलिक होगी क्योंकि इसको अपना खाना खुद बनाना है। तो ये स्टेम ग्रो करती जाएगी, क्या आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल सर, ये स्टेम ग्रो करती जाएगी और लंबी हो जाएगी। स्टेम और लंबी हो जाएगी, और ये जो रूट है ये भी ग्रो करती जाएगी, ये भी समय के साथ लंबी होती जाएगी। तो जरा आप मेरे को एक चीज देख के बताओ, क्या पहले रूट इतनी सी थी? बिल्कुल थी साहब। फिर रूट इतनी से, इतनी तो पहले ही थी, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। तो रूट ने सेल ऐड करे, लेकिन कहाँ करे? इधर ऐड करे। तो हम कहते हैं कि रूट ऐड सेल्स अपवर्ड। रूट कहाँ को सेल ऐड करेगा? अपवर्ड, ऊपर की दिशा में ऐड करते जाएगा। ये यहां ऐड करते जाएगा तभी तो ये नीचे को बढ़ते जाएगा। और सिमिलरली अगर हम बात करें शूट की, तो शूट भी पहले इतनी सी थी, इतनी तो थी, लेकिन इतनी बड़ी इलोंगेट हो गई। तो इसने शेल ऊपर ऐड करे, क्या हवा में ऐड करेगा क्या शेल? नहीं, इसने शेल नीचे ऐड करे। तो शूट ऐड करता है सेल्स को डाउनवर्ड दिशा में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बताइए। बिल्कुल सर। अब जरा ध्यान से सुनना, ये दोनों चीजें जितनी भी टर्मिनोलॉजी बताई एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है। शूट कहाँ सेल ऐड करेगा, रूट कहाँ ऐड करेगा, आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगली चीज देखो, मैंने आपसे यहां पर कहा एपिकल मेरिस्टम के सेल है। मेरिस्टम मैंने ऐसे सेल्स बताए जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, है ना। एपिकल मतलब होता है टॉप में जो चीज मिलती है। तो हमने यहाँ पर कुछ सेल्स की बात करी जो कि प्लांट की ग्रोथ करा रहे हैं। भाई ये सीड है, तो सीड में कुछ ऐसे सेल्स थे जो इसकी ग्रोथ करा रहे थे। अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो, ये हमारी सीट है, इसमें कुछ ऐसे सेल्स थे, कुछ ऐसे एपिकल मेरिस्टम के सेल्स थे जिन्होंने इसको ग्रो करा के प्लूम्यूल और रेडिकल में बनाया। फिर इन प्लूम्यूल और रेडिकल में भी कुछ ऐसे सेल्स होंगे जिन्होंने इनकी ग्रोथ कराई और ये और बड़े हुए। फिर वो सेल्स अभी भी प्रेजेंट थे, फिर इनकी ग्रोथ और हुई, और हुई, है ना। तो ये कुछ सेल्स ऐसे हैं प्लांट में जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जा रहे हैं, जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जा रहे हैं। तो आओ हम उन्हीं सेल्स की चर्चा करते हैं। तो ऐसे सेल्स को हम कहते हैं मेरिस्टम्स, मेरिस्टम्स या मेरिस्टमेटिक सेल्स, मेरिस्टमेटिक सेल्स। मेरिस्टमेटिक सेल्स तीन प्रकार के होते हैं हमारे। हाँ जी, मेरिस्टमेटिक सेल्स या सेल्स से अच्छा कहना यहाँ पर क्या रहेगा बताऊं आपको? सेल्स से सही शब्द रहेगा यहाँ पे टिश्यूज, मेरिस्टमेटिक टिश्यूज। अब मेरिस्टमेटिक सेल्स या ऐसे सेल्स या ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कंटिन्यूअस डिवीजन करते हैं, जो क्या करते हैं? कंटिन्यूअस डिवीजन करते हैं थ्रू आउट दियर लाइफ, थ्रू आउट लाइफ। मेरिस्टमेटिक सेल्स कंटिन्यूअस डिवीजन करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। अब मेरिस्टमेटिक सेल्स या टिश्यूज एक्चुअली तीन टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं? तीन टाइप के हो सकते हैं। सर सबसे पहला जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है वो है या सेल है एपिकल मेरिस्टम, है ना। सेल का गुच्छा ही तो टिश्यू हो जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है। दूसरा मेरिस्टम होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्या होता है? इंटर कैलरी मेरिस्टम। और तीसरा होता है आपका लेटरल, या जिसको सिलेंड्रिकल मेरिस्टम कहते हैं, लेटरल या जिसको सिलिंड्रिकल मेरिस्टम कहते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना भाई, ये जो लेटरल या सिलिंड्रिकल मेरिस्टम है, ये पेड़ के तने की मोटाई को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। मतलब अगर साहब ये मेरा एक पेड़ है, ठीक है, ये मैंने इसकी एक गर्थ बनाई, मोटाई बनाई, ये तना है मेरे एक पेड़ का, कटा हुआ पेड़ है, ठीक है, ये मेरे एक पेड़ है कटा हुआ। तो ये मैंने रूट बना दी, ठीक है, नॉर्मल सा पेड़ है।
तो आप क्या देखोगे कि ये पेड़ चौड़ा हुआ, लेकिन ये पेड़ चौड़ा हुआ क्यों? क्योंकि इसके यहाँ ये मोटाई बढ़ाने के लिए यहाँ पर इन जगहों पर कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स थे, है ना, जिसने इसकी गर्थ यानी कि चौड़ाई यानी कि मोटाई, गर्थ यानी क्या हो जाएगा, मोटाई को बढ़ाया या इंक्रीज करा। तो ये जो सेल्स थे, ये मेरे लेटरल मेरिस्टम या सिलेंड्रिकल मेरिस्टम के एग्जाम्पल होंगे। और गर्थ ज्यादातर बढ़ती किसमें है? डाइकॉट में बढ़ती है भाई। डाइकॉट जो पौधे होते हैं जिनमें दो कॉटिलेडन्स मिलते हैं, वो ज्यादा मोटे होते हैं इन कंपेयर टू मोनोकॉट। तो मोनोकॉट को इसकी कोई खासा जरूरत नहीं पड़ती। कभी आपने मक्के का पेड़ देखा है कि मोटा है? नहीं देखा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो डाइकॉट को ज्यादा जरूरत पड़ती है सिलेंड्रिकल या लेटरल मेरिस्टम की। अब एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम बड़ी खास चीज है भाई। लेटरल मेरिस्टम तो गर्थ यानी कि मोटाई बढ़ाने के लिए जाना जाता है। और ऐसे ही एक लेटरल मेरिस्टम का नाम मैं आपको बताता हूं, कैम्बियम। क्या बताता हूं? कैम्बियम। कैम्बियम। तो ऐसे का एक एग्जाम्पल हमारे पास जो बन के आता है वो है कैम्बियम, यानी कि जो मोटाई बढ़ाता है ना। मोटाई बढ़ाने वाला टिश्यू आपका लेटरल या सिलिंड्रिकल मेरिस्टम कहलाता है। लेकिन ये फंक्शन करता कौन है? ये कैम्बियम जहां पाया जाएगा वहां आपकी सेकेंडरी ग्रोथ, या यूं कह लो कि लेटरल मेरिस्टम की ग्रोथ या गर्थ या मोटाई बढ़ती है। गर्थ का बढ़ना या मोटाई का बढ़ना, ये आपके सेकेंडरी ग्रोथ का एग्जाम्पल है। ये आपके सेकेंडरी ग्रोथ का एग्जाम्पल है। जहां भी कैम्बियम मिलेगा वहां आपकी ये ग्रोथ होती है, जहां भी कैम्बियम मिलेगा। अब कैम्बियम आपका दो तरीके का हो सकता है। कॉर्क कैम्बियम, है ना, या तो छाल में मिलेगा। और एक और कैम्बियम होता है जिसको हम कहते हैं वस्कुलर कैम्बियम, जो कि जाइलम और फ्लोयम का जो बंडल होगा, या तो उसके बीच में भी मिल सकता है या दो बंडल्स, हाँ, तो उनके अलग अलग भी मिल सकता है। मतलब वस्कुलर कैम्बियम ये आपका कैसे हो सकता है? इंटरफेसिकुलर भी हो सकता है, इंटरफेसिकुलर भी हो सकता है, और इंट्राफेसिकुलर भी हो सकता है। भाई इंटर शब्द जब भी यूज होगा ना, तो वो एक दूसरे की बात कर रहा होता है। इंट्रा मतलब एक ही की बात कर रहे होते हैं। जैसे मैंने एक जाइलम फ्लोएम का बंडल बनाया, ठीक है, जाइलम फ्लोएम का बंडल बनाया। अगर इनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, अगर इनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, तो ये बीच में है, ये इंट्राफेसिकुलर का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है? इंट्राफेसिकुलर का एग्जाम्पल है। और अगर मेरे पास ऐसे बहुत सारे बंडल हैं और एक दूसरे बंडल के बीच में ये प्रेजेंट है, तो ये फिर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? इंटरफेसिकुलर का। इंटरफेसिकुलर का, है ना। तो जल्दी लिख लें इसको। हाँ भाई, तो आपने इतना नोट करा होगा, है ना, वी होप दैट। अब मैं कह रहा हूँ एपिकल और इंटरकैलरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आपने लेटरल मेरिस्टम समझ लिया, कैम्बियम ग्रोथ कराएगा, जहां भी कैम्बियम प्रेजेंट होगा वहां सेकेंडरी ग्रोथ या लेटरल ग्रोथ या सिलेंड्रिकल ग्रोथ होने वाली है। सिलेंड्रिकल की मेरिस्टम भी क्यों बोला? देख रहे हो ना, सिलेंडर शेप है, तो इसकी चौड़ाई सिलेंड्रिकल बनाएगा ना, चीज को ज्यादा मोटा बनाएगा, इसलिए कहा। एपिकल और इंटरकैलरी की कहानी क्या है भाई, इसको थोड़ा मेरे साथ समझना। कि जैसे अब मेरे ये यहाँ पर मैंने कोई प्लांट ले लिया एग्जांपल फॉर लेट से, ये मेरा कोई प्लांट है। अब इस प्लांट को क्या करना है? ग्रोथ करनी है। तो जब ये प्लांट इतना होगा, जरा सुनना, जब ये प्लांट छोटा सा था, तो इसके एपेक्स में, एपेक्स में, एपिकल, एपिकल यानी कि टिप में, एपिकल, एपेक्स या टिप में हमें क्या मिला? एपिकल मेरिस्टम मिला। एपिकल मेरिस्टम मिला। अब ये एपिकल मेरिस्टम क्या करेगा? कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा और ऊपर बढ़ता जाएगा, जाहिर सी बात है ना। ऊपर इसकी जो हाइट है प्लांट की वो बढ़ाते जाएगा, ये नीचे को सेल ऐड करता जाएगा। आप समझ रहे हो बात को? ये नीचे को सेल ऐड करता जाएगा। तो मैं क्या लिखूं? इसको लिख देते हैं, चलिए।
ये ऐड करेगा सेल को डाउनवर्ड्स, ऐड सेल डाउनवर्ड्स, समझ गए होंगे आप। तो ये इस प्लांट की जो हाइट है फिर ये इसको और ऊंचा बना देगा, है ना। अब लेकिन ये जो एपिकल मेरिस्टम है ये यहां पर आ जाएगा। अब ये जो एपिकल मेरिस्टम है ये शिफ्ट होके यहां पर आ जाएगा। अब मेरा बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से। वो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि क्या अब इस रीजन में, मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे क्या करना चाह रहा हूं कि क्या अब इस रीजन में एपिकल मेरिस्टम होगा कि नहीं होगा। सर हमने तो यही पढ़ा ना कि एपिकल मेरिस्टम वो है जो एपेक्स में या जो टिप में पाया जाए, जो टिप में पाया जाए, टॉप में जो पाया जाए वो एपिकल मेरिस्टम है। तो अब तो टॉप तो ये है ना प्लांट का, तो एपिकल मेरिस्टम तो यही होगा। एपिकल मेरिस्टम तो टॉप में ही होगा। यानी कि अगर मैं इस प्लांट को रीड्रॉ करता हूं जो कि अब हरा भरा और बढ़िया सा हो चुका है, तो मैं क्या देखूंगा कि ये जो टॉप वाला पार्ट है एपिकल मेरिस्टम तो यही होगा। एपिकल मेरिस्टम तो यहीं पे होगा। लेकिन बच्चों क्योंकि ये जो नीचे का पार्ट है कभी एपिकल मेरिस्टम यहां पे भी तो प्रेजेंट था। तो जो एपिकल मेरिस्टम पहले यहां पे प्रेजेंट था, कुछ अब तो एपिकल मेरिस्टम ऊपर पहुंच गया, लेकिन किसी कंडीशन में तो एपिकल मेरिस्टम नीचे भी प्रेजेंट था ना, किसी कंडीशन में तो वो नीचे पे भी प्रेजेंट था। तो सम पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम लेफ्ट बिहाइंड, कुछ पार्ट कुछ हिस्सा जो है एपिकल मेरिस्टम का वो नीचे ही छूट जाता है, क्योंकि कभी तो वो वहीं पे प्रेजेंट था। एपिकल मेरिस्टम लेफ्ट बिहाइंड, ये पीछे छूट जाता है, और इसको हम एक नाम दे देते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर कैलरी मेरिस्टम यानी कि ऐसा मेरिस्टम जो बीच के खांचों में भर गया हो। तो ये इंटर कैलरी मेरिस्टम कोई नया मेरिस्टम नहीं है। जब एपिकल मेरिस्टम डिवाइड कर करके ऊपर पहुंच गया तो कुछ एपिकल मेरिस्टम बीच में भी बच जाता है, वही इंटर कैलरी मेरिस्टम है। क्लियर हुई बात है। बिल्कुल साहब। हम जरा ध्यान से सुनना, ये इंटर कैलरी मेरिस्टम का एक बेस्ट एग्जांपल है, एक बेस्ट एग्जांपल है पार्ट्स रीजेनरेशन इन ग्रासेस। पार्ट्स रीजेनरेशन इन ग्रासेस, ग्रासेस में रीजनरेशन होना, मतलब ग्रास कुछ ऐसी दिखती है ना, ऐसी दिखती है। अब ये ग्रास अगर कोई हर्बीवोर खा गया तो ये ग्रास तो आधी आधी हो गई, ये ग्रास तो कुछ ऐसी ऐसी हो गई। लेकिन आप देखोगे कि कुछ समय बाद क्या होगा, ये ग्रास और रीजनरेट कर जाएगी, है ना। जैसे कोई गाय वाई आई उसने चढ़ दी ये घास, तो ये कट गई ऊपर से, लेकिन यहां पर क्या प्रेजेंट है, इंटर कैलरी मेरिस्टम। यहां पर क्या प्रेजेंट है, इंटर कैलरी मेरिस्टम। तो इंटर कैलरी मेरिस्टम इसको रीग्रो करा देंगे, क्या करा देंगे, इस घास को रीग्रो करा देंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं ये बात। बिल्कुल सर, ये रीग्रो करा देंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हमने कुछ ही बेसिक चीजों के बारे में जाना, जैसे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में एनाटॉमी मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर, फ्लावरिंग प्लांट मतलब होते हैं एंजियोस्पर्म। अब कोई भी प्लांट जो है वो सीड से ओरिजिनेट करता है, और सीड को हमने दो पार्ट से बांटा है। ऊपर वाली पार्ट शूट बनाती है, नीचे वाला पार्ट रूट बनाता है। तो ऊपर शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल मिलेंगे और नीचे रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल मिलेंगे। जो ऊपर शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल हैं वो प्ल्यूम्यूल बनाएंगे जो कि फ्यूचर शूट है, और नीचे जो रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल हैं वो आपके रेडिकल बनाएंगे जो कि फ्यूचर रूट है। अब जब स्टेम ग्रो करेगी तो वो नीचे डाउनवर्ड सेल ऐड करके बढ़ेगी, और जब रूट नीचे को बढ़ेगी तो वो ऊपर को सेल ऐड करके बढ़ेगी। बाकी हमने देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं। तीन टाइप के हो सकते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम या सिलिंड्रिकल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम यानी कि कैम्बियम, कैम्बियम में आपका कॉर्क और वस्कुलर कैम्बियम आता है। ये इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर दोनों हो सकते हैं। इंटर मतलब मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पे
इंटर मतलब मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पे ये बंडल एक एक साथ हैं और इनके बीच में अगर प्रेजेंट है तो ये इंटरफेसिकुलर है, और एक ही बंडल के बीच में अगर है तो ये इंट्राफेसिकुलर है। तो ये क्या है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होगा। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होगा, है ना? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होगा, और ऐसे इंटरफेसिकुलर है। फिर हमने बात करी सिंपल एपिकल और इंटरकैलरी की। जब एपिकल ऊपर को बढ़ते जाता है तो उसका कुछ पार्ट लेफ्ट बिहाइंड छूट जाता है, लेफ्ट छूट जाता है, जो इंटरकैलरी मेरिस्टम बनाता है। ये इंटरकैलरी मेरिस्टम दोबारा उस प्लांट को रीग्रो करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल इन ग्रासेस, पार्ट्स रीजनरेशन इन ग्रासेस। तो सर ये बातें भी हो गई हमारी किसकी? मेरिस्टम्स की। तो हमने मेरिस्टमेटिक टिश्यू कवर कर लिए हैं। हमारा एक टॉपिक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टमेटिक टिश्यूज। तो हमने वो यहां पर कवर कर लिए हैं। अब एक दूसरे टाइप के टिश्यू हमको और पढ़ने होते हैं, जो कि है परमानेंट टिश्यू। आप कनेक्ट करते जाना। मैंने आपको क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरे कवर करा लिए? क्या आप जानते हो कि एपिकल इंटरकैलरी लेटरल मेरिस्टम नाम की कोई चीज होती है? क्या आप बता दोगे पार्ट्स रीजनरेशन इन ग्रासेस इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से होता है? क्या आप बता सकते हो कि जो आपका लेटरल मेरिस्टम है या सिलेंड्रिकल मेरिस्टम है उसमें कैम्बियम होता है? कैम्बियम आपका इंटर इंट्रा दोनों हो सकता है ना? वस्कुलर और कॉर कैम्बियम बता सकते हैं सर। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो हम कर चुके हैं। अब हम परमानेंट टिश्यू को डन करने वाले हैं। ये दोनों बड़े के बड़े बेसिक टिश्यू होते हैं, बेसिक टिश्यू होते हैं जो हमें आने ही चाहिए। पर उससे पहले हम रटते नहीं है, हम हर चीज के पीछे लॉजिक से पढ़ते हैं। तो वैसे ही मैं यहाँ पर आपको और लॉजिक से आगे ले जाता हूँ। लॉजिक क्या कहता है बच्चों? कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है? मतलब अलग हो जा रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एज सच कोई अलग फंक्शन नहीं है। सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ग्रोथ ही करानी है। एपिकल मेरिस्टम को भी ग्रोथ करानी, इंटरकैलरी को भी ग्रोथ करानी, लेटरल को भी ग्रोथ करानी। मतलब इनका जो नॉर्मल काम है वो कंटिन्यूअस डिवीजन एंड ग्रोथ का है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो नॉर्मल फंक्शन है वो क्या है? कंटिन्यूअस डिवीजन, कंटिन्यूअस डिवीजन एंड ग्रोथ कराने का है। जबकि जब ये डिफरेंशिएट कर जाएं, डिफरेंशिएट होना मतलब जैसे मैंने कहूं आप औरों से डिफरेंशिएट हो जाओ, मतलब औरों से अलग हो। यानी कि डिफरेंशिएट होने का सिंपल सा मतलब होता है क्या? अपनी झलक सबसे अलग। अपनी झलक को सबसे अलग जब ये बना दें, कहने का मतलब क्या है भाई? कहने का मतलब क्या है भाई? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से अलग होकर काम करें। मतलब सर मान लो इतने सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं या इतने सारे मेरिस्टेमेटिक सेल हैं। अब ये सभी तो एक काम कर रहे हैं ना, नॉर्मल काम कर रहे हैं, ग्रोथ करेंगे डिवीजन करेंगे, यही आता है इनको, और आता ही नहीं है कुछ। तो इनमें से कुछ सेल्स ने क्या कहा कि यार हम इस स्लेवरी की जिंदगी को छोड़ते हैं। कब तक डिवाइड करते रहेंगे, कब तक हाइट बढ़ाते रहेंगे? कुछ अलग करना है जिंदगी में, कुछ डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? अपनी एक अलग लाइन पकड़ लेते हैं, अपनी एक अलग लाइन पकड़ लेते हैं। मतलब ये अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन चुन लेते हैं, ये अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन चुन लेते हैं। बोलेंगे कब तक डिवाइड करते रहेंगे यार? हम इनसे डिफरेंशिएट हो जाते हैं, हम इन बाकी बचे हुए मेरिस्टेमेटिक सेल से अलग बन जाते हैं और अपना एक ऐसा काम पकड़ते हैं जो ये लोग नहीं करते। तो हम कहते हैं कि ये कौन से टिश्यू बन गए हैं? ये बन गए हैं आपके परमानेंट टिश्यू। तो हम कहते हैं कि ये आपके परमानेंट टिश्यू फिर बन गए हैं। अब परमानेंट टिश्यू का क्या है? स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक को डिवाइड ही करना है, लेकिन परमानेंट में ऐसा नहीं होता है। आओ समझते हैं, आओ समझते हैं भाई, आओ समझते हैं। अब परमानेंट टिश्यू नाम में ही क्या है? परमानेंट। मतलब ये अब परमानेंटली इनको यही काम करना है।
परमानेंटली इनको यही काम करना है। अच्छा, एक और प्रोसेस होती है जो आपसे कभी पल्ले पड़ सकती है कि परमानेंट टिश्यू दोबारा से मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हो सकते हैं। अभी आपने डिफरेंशिएट करा, अब इस डिफरेंशिएशन को हटाना है, डी डिफरेंशिएट, डी जनरेट करना है, इस डिफरेंशिएशन को डी जनरेट करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन अगर आपने कभी करा तो इसको रिवर्स भी कर सकते हो। फिलहाल यहां काम का नहीं है, पर सुन लो, बहुत बार टर्म यूज में आ जाता है तो कहीं पर कंफ्यूज ना करो इसलिए। अब परमानेंट टिश्यू जो है, इनको परमानेंटली अपना काम धंधा फिक्स है भाई। परमानेंट टिश्यू का ऐसा नहीं है कि एक ही जैसा काम करना है, इनका क्या है, फिक्स काम धंधा है। फिक्स काम धंधा है भाई, फिक्स काम धंधा है। अब परमानेंट टिश्यू होते हैं भैया दो टाइप के। पहले परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो काफी ज्यादा सिंपल हैं, जो काफी ज्यादा क्या है, सिंपल है। सिंपल है कहने से मेरा मतलब क्या है कि इनमें कोई स्पेशल बात नहीं है। जैसे नॉर्मल सेल होते हैं ना, जैसे नॉर्मल सेल होते हैं वैसे ही है ये। बस इन्होंने अपना एक स्पेशल फंक्शन पकड़ लिया होगा। फिक्स काम धंधा तो होगा देखो, क्योंकि परमानेंट टिश्यू है, लेकिन है सिंपल, जैसे नॉर्मल सेल होते हैं ना वैसे ही है। जैसे नॉर्मल सेल होते हैं वैसे ही है। ठीक है, ठीक है। दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स है भाई, काम धंधा तो पकड़ा है, लेकिन इतना खतरनाक काम धंधा पकड़ा है कि एक ही नॉर्मल सेल्स जैसे नहीं दिखेंगे, ये बड़े स्पेशल अरेंजमेंट वाले बन जाएंगे एकदम, है ना। तो उसको चर्चा करेंगे। हाँ भाई, एक तो मच्छरों ने बड़ा परेशान कर रखा है। सो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो टाइप के परमानेंट टिश्यू हो सकते हैं। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू मैंने कहा ना, नॉर्मल सेल जैसे दिखते हैं, नॉर्मल सेल जैसे दिखते हैं। जैसे इसके एग्जांपल क्या है सर, पहला एग्जांपल है इसका पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा नॉर्मल सेल है ये, बस कुछ नहीं है इसमें। दूसरा क्या है, कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा। और तीसरा क्या एग्जांपल है इसका, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो इसके एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब काम भी देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, बाकी डिटेल फिर अगले स्लाइड में चर्चा करेंगे। पैरेनकाइमा एस क्यूब का काम करेंगे, मतलब 3s का काम करेंगे। देखो तीनों को रिलेट करके चलना। पहली चीज, पैरेनकाइमा चीजों को बना सकते हैं, पैरेनकाइमा चीजों को बना सकते हैं, मतलब ये सिंथेसिस कर सकते हैं। किसकी सिंथेसिस करेंगे, वैसे फूड की सिंथेसिस करेंगे। अब सुनना भाई, बड़े ध्यान से सुनना, वरना रटते रह जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। पैरेनकाइमा बना सकते हैं, बनाना मतलब होता है सिंथेसिस करना। अब आपने खाना बनाया, तो आप उस खाने को अपने लिए रख भी सकते हो कि मैं रात को खाऊंगा, है ना, या बांट भी सकते हो कि भाई चलो खा लो खा लो खा लो। आपने अपने घर वालों के लिए खाना बनाया, या तो आप उस खाने को बचा के रख सकते हो, आपने दिन में खाना बनाया, कहोगे नहीं नहीं हम सब रात को खाएंगे, मैं बचा के रखता हूँ। या फिर आप सबको खाना दे दोगे, चलो सब खा लेते हैं। तो इसने सिंथेसिस तो करी फूड की, तो ये अब या चाहे तो ये बनाए हुए खाने को ये स्टोर भी कर सकता है, यानी कि स्टोरेज का काम करेगा, और बांट भी सकता है, दे भी सकता है, जिसको सीक्रेशन बोलते हैं, यानी कि ये सीक्रेशन भी कर सकता है। तो ये पैरेनकाइमा के फंक्शन हो गए। कॉलेनकाइमा क्या है ना, कॉलेनकाइमा थोड़ा सा हार्ड होता है पैरेनकाइमा से। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्या देता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब जैसे पत्ती है, पत्ती टूटती नहीं है ना, जैसे यहाँ पर ये स्टेम है, इससे एक पत्ती जुड़ी है, तो ये पत्ती लहराएगी लेकिन टूटेगी नहीं। सपोर्ट है इसको यहाँ से, ये पत्ती को टूटेगी नहीं, पेटियोल इसका जो है काफी स्टिफली जुड़ा है। तो यहाँ पर कॉलेनकाइमा के सेल्स मिलते हैं। और स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। ये फाइबर बनाने में आपको दिखेगा, जैसे कोकोनट है ना, कोकोनट के बाहर का जो छिलका है, तो बहुत हार्ड होता है स्क्लेरेनकाइमा। तो ये हार्डनेस जहां पर होगी, वहां पर आपको स्क्लेरेनकाइमा देखने को मिलेगा।
अच्छा, ये जो दो सेल दिख रहे हैं फिर आपको, पैरेनकाइमा या कोलेनकाइमा, ये दोनों लिविंग सेल्स हैं। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा जो है, स्क्लेरेनकाइमा जो है वो मैच्योर अगर हो जाते हैं तो डेड हो जाते हैं। स्क्लेरेनकाइमा डेड एट मैच्योरिटी वाले सेल हैं, डेड एट मैच्योरिटी वाले सेल हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स क्यों कहा होगा? कॉम्प्लेक्स क्यों कहा होगा सर? कॉम्प्लेक्स हम कोई चीज तब कहते हैं जब एक से ज्यादा होती हैं। जैसे मेरे पास एक ही सब्जेक्ट है तो सिंपल है सब्जेक्ट, लेकिन अगर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ जाए तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है पढ़ना। तो मोर देन टू टाइप्स ऑफ सेल जिन टिश्यू में प्रेजेंट रहते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। मोर देन टू टाइप ऑफ सेल, और ऐसे अपने पास दो ही एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है जाइलम, और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है फ्लोएम। वो क्या है? फ्लोएम। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाइलम के कुछ सेल्स लिख लेते हैं। सबसे पहले हम जाइलम के कुछ सेल्स लिख देते हैं। आप लिखेंगे जाइलम पैरेन्काइमा, लिखें। जाइलम के कुछ हम सेल्स लिख देते हैं। हाँ, तो जाइलम के जो सेल्स हैं, सबसे पहले सेल्स इनमें जो मिलते हैं वो मिलते हैं ट्रैकीड्स। दूसरे जो सेल मिलते हैं वो हैं वेसल्स। फिर पैरेन्काइमा और फाइबर दोनों में मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी तीसरा सेल है जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। फ्लोएम में भी चार चीजें मिलेंगी। सबसे पहले है सीव ट्यूब, दूसरा है कंपेनियन सेल, फिर है फ्लोएम पैरेन्काइमा, और लास्ट में क्या है? फ्लोएम फाइबर। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, अब हमने कहा ना, ये देखो, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर बनाने का काम करता है और मैच्योरिटी पे डेड होता है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि जहां पे भी फाइबर आ रहा है वो डेड होगा? बिल्कुल साहब। एक बार पढ़नी होती है चीज बायो में भाई, फिर रिलेट करनी होती है। तो जैसे जाइलम फाइबर है, फाइबर आ गया, क्या होगा? डेड होगा ना। फ्लोएम फाइबर आ गया तो फाइबर वाला क्या होगा? डेड होगा ना। अच्छा, पैरेन्काइमा में हमने कहा था हम लिविंग होता है, तो ये लिविंग होगा, और ये दोनों भी लिविंग होते हैं। फ्लोएम में सिर्फ फाइबर डेड होता है, और जाइलम में सिर्फ पैरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी डेड होते हैं। तो ये स्पेशल पॉइंट है, हम नोट बना के लिख लेते हैं। नोट पहला, इन फ्लोएम ओनली फाइबर इज डेड। दूसरा, इन जाइलम ओनली पैरेन्काइमा इज लिविंग। सिर्फ पैरेन्काइमा ही जो है वो लिविंग होता है। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो मजा आएगा भाई। ठीक है। अब भाई वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो आपके टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने जितना आपको बताया है ना, आप वो याद रखना। ठीक है, आपको बढ़िया मजा आ जाएगा, बस इससे बाहर कुछ है नहीं। ठीक है, बट अब हम थोड़ा सा ज्ञान लेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ऑब्वियसली एनसीईआरटी में है, आप समझ के चलो, है ना। और ये पार्ट आप डिलीटेड नहीं कह सकते क्योंकि इसके बिना आपका कोई बेसिक नहीं चल सकता। तो अब हम जो देखने वाले हैं इट इज कंपैरेटिवली स्ट्रक्चर की थोड़ी बात करेंगे। जैसे अब इसको जल्दी जल्दी हम समझेंगे, तो आप जस्ट मेरे साथ चलते रहना। अब थोड़े से हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। जैसे पहले मैं बताऊं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा मेरे भाई
कुछ गोल मटोल के सेल्स होते हैं, है ना, कुछ ऐसे होते हैं ये सेल्स। ध्यान से देखना, जैसा स्ट्रक्चर बना रहा हूं वैसा ही बनाना, जैसा स्ट्रक्चर बना रहा हूं वैसा ही बनाना। तो आपने इस स्ट्रक्चर से कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। जैसे क्या सीखनी पड़ेंगी? पहली चीज, ये मैं बता चुका हूं क्या कि जो पैरेनकाइमा है ये लिविंग होता है, बिल्कुल सर बता चुके हो। ये आइसोडायमेट्रिक भी होता है। आइसोडायमेट्रिक मतलब, डायमेट्रिक मतलब डायमीटर, और आइसो मतलब सेम, तो ये सेम है ना, सेम जैसे सेल्स नहीं है क्या, सारे अलग अलग सेल्स हैं? नहीं है सर। तो आइसो डायमेट्रिक है, मतलब सारे गोल 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 से एक जैसे से हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ पर है छोटी सी जगह दिख रही है आपको, तो ये क्या है? ये है इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा इनमें। इनमें क्या प्रेजेंट होगा? इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। फंक्शन हम इनका ऑब्वियसली देख चुके हैं। थिन सेल्स होते हैं ये। कैसे सेल्स होते हैं? थिन सेल्स होते हैं। ठीक है। अब इसी से कंपेयर करके लिखते हैं, इसी से कंपेयर करके लिखते हैं ताकि आपको बार बार याद ना करना पड़े, है ना, बार बार याद ना करना पड़े भाई। इसी से कंपेयर करके लिखते हैं। कॉलन काइमा, कॉलन काइमा। देखो कॉलन काइमा भी क्या लिविंग आइसोडायमेट्रिक होंगे? बिल्कुल भाई, ये कुछ ऐसे मिलते हैं। ये ऐसे हेक्सागन के फॉर्म में, हेक्सागन के फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो कॉलन काइमा भी लिविंग है, आइसोडायमेट्रिक है, मतलब सेम सेम से हैं। और अगली चीज देखो, अगली चीज देखो, अगली चीजें इसमें बदल जाएंगी। मतलब यहां पर हमने लिखा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, यहां पे आप लिखोगे, कोई जगह दिख रही है? गैप नहीं दिख रही ना सर। तो इंटर सेलुलर स्पेस इनमें अपसेंट रहेगा। यहां पर हमने लिखा थिन सेल्स हैं, यहां थिन नहीं रहते, यहां डिपोजिशन हो जाता है। यहां पर डिपोजिशन हो जाता है, डिपोजिशन, है ना। तो इस वजह से थिक सेल वॉल बन जाती है। किसकी सेल वॉल होती है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन, इसकी सेल वॉल मिलती है। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन की सेल वॉल। एक इसमें और ध्यान रखने वाली चीज ये है कि कोलन काइमा में सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट रहती है। सेंट्रल वैक्यूल है। अब सेंट्रल वैक्यूल है मेरे भाई, सेंट्रल वैक्यूल है, मतलब वैक्यूल कहां प्रेजेंट है? सेंटर में। वैक्यूल कहां प्रेजेंट है? अरे सेंट्रल वैक्यूल लिख रहे हो आप, तो वैक्यूल कहां प्रेजेंट है? सेंट्रल में ही तो प्रेजेंट है, तभी तो आप यहां पर क्या लिख रहे हो? सेंट्रल वैक्यूल लिख रहे हो। तो मतलब जो बाकी बची हुई चीजें जिसको हम प्यार से प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, वो साइड में चले जाएगा क्या? बिल्कुल सर, प्रोटोप्लाज्म पेरीफेरी में चला जाएगा। पेरीफेरी मतलब होता है साइड में। यहाँ कुछ आपका प्रोटोप्लाज्म किनारे किनारे में रहेगा, क्योंकि सेंटर में तो क्या है? वैक्यूल है। जितना पढ़ा है आप बस उतना ध्यान में रखो। स्क्लेरन काइमा, इससे ज्यादा आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना। मैंने आपको कह दिया, आप इन बातों को भी ध्यान में नहीं रखोगे ना, मैं अभी करवा लूंगा आपको। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप बस कंफ्यूज मत करना। काम ध्यान में रखना, काम ध्यान में रखना, मैं अगेन कह रहा हूँ, काम ध्यान में रखना, प्लीज प्लीज काम ध्यान में रखना। स्क्लेरन काइमा में क्या है? डेड हो जाते हैं मैच्योरिटी में, है ना। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के हिसाब से ये दो टाइप के हो सकते हैं आपके, या तो ये फाइबर होंगे या फिर ये होते हैं स्क्लेराइड। क्या होते हैं? स्क्लेराइड। अब स्क्लेराइड में क्या होता है? स्क्लेराइड में क्या होता है? बहुत सारी ब्रांचिंग होती है, और बीच में जो छेद होगा ना, वो बड़ा छोटा सा रह जाता है। तो उसको बोलते हैं, बीच के छेद को बोलते हैं ल्यूमन। तो नैरो ल्यूमन, नैरो मतलब होता है पतला, तो नैरो ल्यूमन रहेगा। काफी ज्यादा इसमें क्या है? ब्रांचिंग है। और इसमें छेद, ये देख रहे हो आप, ये छेद हैं, ये छोटे छोटे छेद हैं ये। तो इसमें पिट्स, छेद जो है वो ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली, किसके कंपैरिजन में? स्क्लेराइड के, फाइबर के कंपैरिजन में। फाइबर कुछ ऐसा दिखता है,
इसमें देखो कितने छोटे छोटे पतले पतले छेद है, मतलब इसमें पिट्स कम है, और इसके जो एंड है ये ऐसे टेप के जैसे बधे हुए हैं, तो हम कहते हैं टेपर्ड एंड है। क्या है? टेपर्ड एंड है। लिख लो, है ना? लिख लो लिख लो लिख लो। और स्क्लेरन काइमा में जो डिपोजिशन होता है वो लिग्निन का डिपोजिशन होता है। जैसे कॉलन काइमा में हमने देखा ना, सेलुलोज हेमोसेलुलोज पेक्टिन का है, स्क्लेरन काइमा में लिग्निन का डिपोजिशन है। अब सुनना, आपको कंफ्यूज नहीं होना, सर हमने तो इतना पढ़ दिया, इसमें से तो क्या क्या आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं आएगा। जितना आपने पढ़ा है वो सारा का सारा यहाँ कवर हो जाएगा। कहाँ कवर हो जाएगा? यहाँ। आपने एक फंडामेंटल चीज कवर कर दी, चैप्टर खत्म हो गया। भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, चैप्टर खत्म हो गया। अब बस आपको टिश्यू सिस्टम पढ़ना है। आपने अगर टिश्यू इसमें से अगर आपको इसकी मास्टरी करनी है ना, मैं कह रहा हूँ कुछ मत करो। ये मेरे नोट्स हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। एक बार इन क्वेश्चंस, एक बार नोट्स को गो थ्रू कर लो। ठीक है? एक बार नोट्स को जो है यहाँ पर गो थ्रू कर लो। मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एक बना रहा हूँ। चाहूंगा तो मैं आपके सामने भी बना सकता हूँ, है ना, उससे आपका भी फायदा होगा। बट ठीक है, मैं अपने हाथ से इसको लिख के लाता हूँ, प्रैक्टिस सेट बना के ला रहा हूँ, और आपको आज के आंसर देने हैं। आंसर देना भाई बहुत मजा आ जाएगा आपको, आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। एक्टिव रिकॉलिंग कर रहे हैं हम, पैसिव रिकॉलिंग नहीं, एक्टिव रिकॉलिंग। तो क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, 40 50 60 20 30 10 जितने बनेंगे उतने बना के लाता हूँ। नोट्स रिवाइज होने चाहिए, बस मेन फोकस ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ला रहा हूँ आपके सामने। चलिए भाई, हियर आई हैव प्रिपेयर्ड सम क्वेश्चंस। तो ये आपको करने हैं। 8 ही बन पाए हैं फिलहाल, जितने भी हैं, लेकिन इनको कर लोगे तो एक्टिव रिकॉलिंग होगी।